नमस्कार, आप देख रहे हैं नोआई 24 हिंदी चैनल और आज की तारीख है 25 मई 2026। दिन है सोमवार। अब बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। पहली खबर की तरफ चलते हैं। बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी के रूट पर विस्फोटक मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। लापरवाही के आरोप में 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में चूक के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय रूट के करीब विस्फोटक बरामद होने के बाद पुलिस विभाग कटघरे में आ गया था। अब इस मामले में विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सुरक्षा बंदोबस्त में बड़ी लापरवाही और ढिलाई बरतने के आरोप में 6 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। निलंबित होने वाले पुलिस कर्मियों में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल शामिल हैं। ये पूरी कार्रवाई बेंगलुरु दक्षिण के पुलिस अध्यक्ष यानी कि एसपी श्रीनिवास गोंडा की ओर से जारी आदेश के बाद की गई। एसपी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 10 मई को प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात इन अधिकारियों ने अपने काम में गंभीर लापरवाही दिखाई। देश के सबसे वीवीआईपी नेता की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले में इस तरह की ढिलाई को विभाग सहन नहीं कर सकता। दरअसल यह विस्फोटक बेंगलुरु दक्षिण तालुक के वडेराहली गेट के पास से बरामद किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि यह इलाका ठीक उसी जगह के पास था जहां इन 6 सस्पेंडेड पुलिसकर्मियों की सुरक्षा ड्यूटी लगाई गई थी। अपने तय दायरे में संदिग्ध गतिविधियों या सामग्रियों पर नजर न रख पाना इन कर्मियों के लिए भारी पड़ गया। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। आरएसपुरा सेक्टर में फिर से चलन में लौटे तांगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के तहत ईंधन बचाने की कवायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद अब लोग तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू के अब पारंपरिक घोड़ा तांगे एक बार फिर से लोकप्रिय हो गए हैं। कभी आम लोगों की सवारी रहे पारंपरिक घोड़ा तांगे का उपयोग फिर से जनता के बीच तो होने ही लगा है। साथ ही साथ राज्य सरकार में मंत्री सतीश शर्मा ने भी तांगे की सवारी की। हम आपको बता दें कि तांगे आजादी से पहले जम्मू और सियालकोट के बीच यात्रियों को लाने ले जाने का काम करते थे। 7 दशक से अधिक के समय में आरएसपुरा के इन इलाकों में इनका इस्तेमाल जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में स्थानीय लोग और पर्यटन दोनों ही मनोरंजन, सीमा पर्यटन और कम दूरी की आवाजाही के लिए इस पर्यावरण अनुकूल सवारी को पसंद करते हैं। एक तांगा चालक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ दशकों से तांगा चला रहे हैं। 1947 से पहले लोग सियालकोट से जम्मू तक तांगों में सफर करते थे। वक्त के साथ यह परंपरा फीकी पड़ गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद स्थानीय लोग एक बार फिर से गांवों में छोटी दूरी के लिए तांगों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस परंपरा को जीवित रखने के लिए एक तांगा चालक हर शनिवार और रविवार को इकट्ठा होते हैं। एक अन्य तांगा चालक रतन सिंह ने कहा कि जैसे जैसे पूरे देश में ईंधन बचाने की मुहिम जोर पकड़ रही है, लोग फिर से तांगों को तरजीह देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जीरो लाइन से आरएसपुरा तक लोगों को लाने ले जाने के लिए तांगों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग मोटर वाहनों पर ज्यादा निर्भर थे, लेकिन ईंधन बचाने की कवायद के तहत तांगे फिर से दौड़ने लगे हैं। चूंकि घोड़ा और तांगे में ईंधन का कोई इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए लोग इसे बेहतर विकल्प मान रहे हैं। जंग के दौरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आई एक गुड न्यूज। बात करते हैं पूरी खबर पर। एलपीजी तेल की किल्लत हुई खत्म। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कुछ ही घंटों में आएगी खुशखबरी। दिल्ली से डोनाल्ड ट्रंप के दूत का ऐलान कर दिया गया। मार्को रूबियो ने दिल्ली में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अगले कुछ ही घंटों में गुड न्यूज मिल सकती है। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बातचीत के बाद रूबियो ने कहा कि हॉर्मुज के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और ईरान इस पर मालिकाना दावा नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिका का लक्ष्य है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। रूबियो के मुताबिक पिछले 48 घंटों में बातचीत में प्रगति हुई है, हालांकि अंतिम समझौते अभी बाकी हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण दुनिया भर में ऊर्जा का संकट बना हुआ है, पर इसी बीच आने वाले कुछ घंटों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई गुड न्यूज आने की संभावना जताई जा रही है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर, जहां महिला आरक्षण किताबों के बीच रॉबर्ट्सगंज सीट का अनोखा रिकॉर्ड। 72 साल में नहीं चुनी गई एक भी महिला सांसद। देश भर में महिला आरक्षण और नारी सशक्तिकरण को लेकर राजनीतिक दल लगातार बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति आरक्षित रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट की सियासी तस्वीर इन दावों के बिल्कुल उलट नजर आ रही है। आजादी के बाद 1952 से लेकर 2024 तक 18 लोकसभा चुनावों में इस सीट पर अभी तक एक भी महिला सांसद
निर्वाचित नहीं हो सकी। महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी और लोकतंत्र में सक्रिय उपस्थिति के बावजूद संसद तक पहुंचने का रास्ता अब भी पुरुष नेताओं के कब्जे में बना हुआ है। चुनाव आयोग के उपलब्ध आंकड़ों पर नजर डालें तो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों का दबदबा रहा है, लेकिन संसद पहुंचने वाले चेहरे हमेशा पुरुष ही रहे हैं। वर्ष 1962, 1967, 1971 में कांग्रेस के राम स्वरूप लगातार सांसद चुने गए। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के शिव संपत्ति राम ने जीत दर्ज की। 1980 और 84 में कांग्रेस के राम प्यारे पानिका ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। अगली अहम खबर यूपी से आ रही है, जहां पर असले के बल पर अधिवक्ता के घर को लूटा, लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर बदमाश भाग गए। यूपी के अंबेडकर नगर में शनिवार देर रात को बदमाशों ने अधिवक्ता के घर में घुसकर लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लूट ली। बदमाशों ने परिवार के लोगों को कमरे में बंद करके असले के बल पर वारदात को अंजाम दिया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना मालीपुर थाना क्षेत्र के कजरी नंदापुर गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार चौहान के घर आधी रात करीब 1:30 बजे के आसपास बदमाश छत के रास्ते से दाखिल हुए। उन्होंने सबसे पहले प्रदीप और अनिल को कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद मकान के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां परिवार की महिलाएं सो रही थी। पीड़ित पक्ष के अनुसार बदमाशों ने अर्चना, फूलमती और उनकी नानी के लाखों रुपए के जेवरात और करीब 2.5 लाख रुपए तक नकदी लूट ली। फूलमती के कमरे पर पहुंचे तो आहट होने पर परिवार के लोग जाग गए। इस पर एक बदमाश ने भांजे विशाल चौहान की कनपटी पर पिस्तौल सटा दी और जान से मारने की धमकी देकर शांत करवा दिया। अगली बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां पर कारोबार की रंजिश में युवक की कनपटी पर गोली मार दी गई। हालात नाजुक बने हुए हैं। 6 आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में मिर्जापुर गांव में शनिवार को रात एक युवक को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक प्राथमिक स्कूल में पढ़ा मिला। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घायल की मां की तरफ से 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस जांच में कारोबार की रंजिश होने की बात सामने आई है। कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि 25 वर्षीय जयवीर कश्यप प्राथमिक स्कूल में देर रात के वक्त घायल अवस्था में मिला। उसकी मां ओम कुमारी ने सरवन, प्रेम पाल, सुनील उर्फ बबलू, अंशु, दीपक और पंकज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शनिवार रात को करीब 9:30 बजे जयवीर खाना खाकर टहलने निकला था। गांव के प्राइमरी स्कूल के पीछे खेत पर पहुंचने पर आरोपियों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि सरवन के कमजे से जयवीर की कनपटी पर गोली मार दी गई। गोली लगने से जयवीर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। शोर सुनकर ग्रामीण और परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायल जयवीर को कई अस्पतालों में इलाज से मना कर दिया गया। इसके बाद उसे निजी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और वहां उसका इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। सरकार ने कहा कि प्राप्त है ईंधन का स्टॉक। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। खाद्य विभाग के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश में 3.94 करोड़ लीटर पेट्रोल और 8.09 करोड़ लीटर डीजल तक स्टॉक मौजूद है, जबकि सभी जिलों में नियमित आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, अनावश्यक रूप से पेट्रोल और डीजल की पैनिक खरीदी या फिर भंडारण न करें। प्रदेश भर में 2516 पेट्रोल पंपों के जरिए सामान्य रूप से ईंधन बांटा जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रबी फसल की कटाई और खरीफ सीजन की तैयारी के चलते डीजल की मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए रायपुर के लखोली और मंदिर हसोद स्थित कोरबा के गोपालपुर डिपो से लगातार सप्लाई की जा रही है। केवल 22 मई को ही राज्य को 21.83 लाख लीटर पेट्रोल और 1.29 करोड़ लीटर डीजल प्राप्त हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मोन से आई खुशखबरी। स्टेट से दनादर निकला भारत आ रहा है गैस टैंकर। देश ने ली राहत की सांस। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत के लिए LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर एक टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मोन पार करके बाहर निकला है। यह भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव के कारण
ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हुई पड़ी थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का अल हमरा नाम की एक LNG टैंकर भारत की ओर बढ़ रहा है। जहाज टैंकिंग डेटा के मुताबिक यह टैंकर पश्चिम भारत की दिशा में जा रहा है। बताया जा रहा है कि जहाज में होर्मुज के पास कुछ समय के लिए अपना ट्रांसपोंडर यानी कि लोकेशन सिग्नल बंद कर दिया था ताकि सुरक्षा जोखिम से बचा जा सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ, जहां दर्शन पूजन के लिए निकला युवक सई नदी में डूब गया। बेलखरनाथ धाम के पास हुआ ये हादसा। बाबा बेलखरनाथ महादेव का दर्शन पूजन करने के लिए घर से निकला था युवक सई नदी में डूब गया। मंदिर जाने से पहले वह स्नान करने के लिए पुल के नीचे नदी में उतरा था, लेकिन गहराई में जाने की वजह से वह डूब गया। घाट पर मौजूद लोगों ने शोरगुल मचाने पर जब तक लोगों ने खोजबीन शुरू की तब तक वह पानी में लापता हो गया था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों ने काफी देर से खोजबीन में अपना योगदान दिया, लेकिन घाट पर भारी भीड़ मौजूद थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। कथई नारायणपुर चौबेपुर गांव निवासी लालचंद गौतम का पुत्र नितिन, जिसकी उम्र 18 बताई जा रही है, रविवार को सुबह लगभग 11 बजे बेलखरनाथ धाम के दर्शन के लिए गया था। जलाभिषेक और दर्शन पूजन से पहले वह धाम स्थित सई नदी में स्नान करने के लिए गया, तो इसी दौरान वह स्नान करते समय पुल के नीचे पहुंचा तो अचानक गहरे पानी में समा गया। यह देख मौजूद लोगों ने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। घाट पर भीड़ जुट गई, लेकिन सूचना पाकर पहुंची दलीपपुर पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कई घंटे बीत जाने के बाद उसका पता नहीं चल पाया। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बिजली संकट पर सीएम योगी गंभीर अफसरों को दिया मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करने का आदेश। भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगियों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता इस्तेमाल करने, ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत बनाने और तकनीकी बाधाओं को कम करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 13,388 मेगावाट हो गई है, जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से सिर्फ 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। एक तरफ तो दिल्ली में मार्को रूबियो आए हुए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका से आई एक बड़ी खुशखबरी जिसने लाखों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। एक तरफ भारत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दौरे पर आए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से एक ऐसी खुशखबरी सामने आई है जो बहुत से भारतीयों के चेहरे पर खुशी और चमक ले आई है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीय पेशेवरों के लिए राहत की खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलावों को लेकर उठी चिंताओं के बीच कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। H-1B वीजा को लेकर काम करने वाले भारतीयों के लिए ये काफी राहत वाली खबर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक नई नीति लाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिसके तहत कई लोगों के अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पूरी करने के बजाय अपने देश लौटकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती थी। लेकिन इस प्रस्ताव ने खास तौर पर भारतीय IT प्रोफेशन और H-1B वीजा धारकों की चिंता बढ़ा दी थी। अब अमेरिकी नागरिकों और आवर्जन सेवा के प्रवक्ता जैक काठल ने कहा कि जिन लोगों की मौजूदगी अमेरिका के राष्ट्रीय हित और आर्थिक फायदे से जुड़ी है, उन्हें मौजूदा प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने की अनुमति मिल सकती है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर ई-रिक्शा में महिलाओं से छेड़खानी का विरोध पड़ा भारी। 50 से ज्यादा लोगों ने किया हमला। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में थाना मटेरा के शंकरपुर बियाबानी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब ई-रिक्शा पर बैठी महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ी का विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ितों पर ही लाठी डंडों से लैस होकर हमला कर दिया। इसमें पीड़ित पक्ष के कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हाथों में लाठी और डंडों के साथ हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जबकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक शंकरपुर बियाबानी में महिलाओं और लड़कियों के ई-रिक्शा से जा रही थी, तभी कुछ मनचलों ने उनसे छेड़खानी शुरू कर दी। उसका विरोध किया गया, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोग हाथों में लाठी डंडे के साथ पीड़ितों पर ही हमला बोल दिया।
किसी तरह से उन सब ने अपनी जान बचाई। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है, क्योंकि पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि पीड़ितों को लगातार धमकाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। नक्सलगढ़ से खेलगढ़ बन गया बीजापुर। सोपान कनेवर ने बच्चों के सपनों को दी नई उड़ान। बस्तर अंचल का बीजापुर जिला, जो कभी नक्सल हिंसा के लिए जाना जाता था, अब खेलगढ़ के रूप में नई पहचान बना रहा है। यह बदलाव सोपान कनेवर के प्रयासों का परिणाम है। वे एक खिलाड़ी हैं, प्रशिक्षक है, संवेदनशील शासकीय अधिकारी भी हैं। उन्होंने अपने सपनों को बच्चों के भविष्य से जोड़कर ये परिवर्तन लाया है। सोपान कनेवार का जन्म एक अनुशासित परिवार में हुआ था। उनके पिता विक्रम कुमार उप आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। माता साधना वो गृहिणी है। बचपन से ही सोपान को खेलों में गहरी रुचि रही। उन्होंने वॉलीबॉल, रग्बी, एथलेटिक्स और सॉफ्टबॉल जैसे कई खेल खेले हैं। सॉफ्टबॉल उनका फेमस खेल रहा। 2012 में उन्होंने सीनियर सॉफ्टबॉल नेशनल चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ टीम को पदक दिलाया था। इस उपलब्धि पर उन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया था और शहीद पंकज विक्रम अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। 2015 में उन्हें श्रम निरीक्षक के पद पर बीजापुर में नियुक्ति मिली और जहां उन्होंने बच्चों को खेल सिखाना शुरू कर दिया। जो बीजापुर, जिसे पहले लोग नक्सलवाद के नाम से जानते थे, नक्सलगढ़ के नाम से जानते थे, अब उसकी पहचान खेलगढ़ के नाम से हो रही है। अब बात करते हैं बंगाल की सुभेदु अधिकारी सरकार के बारे में, जहां पर सीएम सुभेदु ने महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बंगाल में सुभेदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद सीएम सुभेदु लगातार नए नए फैसले ले रहे हैं। ऐसे में सुभेदु अधिकारी ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सुभेदु सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य भर की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। बता दें कि ये योजना महिलाओं को दिल्ली सरकार ने पहले ही दे रखी थी। इसी तरह अब बंगाल सरकार ने भी महिलाओं के लिए ये योजना लागू करने का फैसला किया है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। तादुला नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चला बुलडोजर। विरोध कर रहे आंदोलनकारी गिरफ्तार कर लिए गए। बालोद के तालुंदा नदी के अस्तित्व को बचाने और जल स्रोत को पुनर्जीवित करने के लिए बालोद जिला प्रशासन ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नदी किनारे अवैध रूप से खेती कर रहे लगभग 14 किसानों के कब्जों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई का उग्र विरोध कर रहे किसानों, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के आला पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। प्रभावित क्षेत्र शामली में तब्दील हो चुका है। कार्रवाई को लेकर प्रभावित ग्रामीणों और किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर दुर्व्यवहार करने और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया गया। दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को एक बार पहले भी हिदायत और नोटिस दिया जा चुका है। इस बार पुण्य नियमानुसार नोटिस जारी करके 24 घंटे का अंतिम समय दिया गया था, जिसके पूरे होते ही यह कार्रवाई की गई है। ये थी अब तक की बड़ी और अहम खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।